अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 76। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 के नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने स्टडी कर लिया था और इस चैप्टर में प्रोबेबली जो सबसे अहम चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 प्रोबेबली इस चैप्टर में सबसे अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करने जा रहे हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के साथ 3 और 4 भी इंटर रिलेटेड हैं, खासतौर पर 3 भी इंटर रिलेटेड है, तो इनको हम इकट्ठा ही स्टडी करेंगे एक ही गो में। लेकिन उससे पहले हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने स्टडी किया था उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन के ज़रिए से हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 की रिवीजन भी हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद हमारा पहला लेक्चर है, तो प्रोबेबली आपने इससे पहले चैप्टर 15 का जो कुछ पढ़ा होगा या तो होगा आपको, हाँ, उसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने जो होम असाइनमेंट मैंने आपको दी थी वो किया, ज़रा हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट होम असाइनमेंट की है? सारी? किसी ने नहीं की? किसी एक स्टूडेंट ने की हो? असाइनमेंट थी, असाइनमेंट है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होम असाइनमेंट में? 50% से ज़्यादा, मर्जी आपकी, चले कम स्टूडेंट्स है फिर। बहरहाल चैप्टर 15 हम पढ़ रहे थे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसमें क्वेश्चन 1, विद रेफरेंस टू ISA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है? 3 चीजें। व्हाट इज मेंट बाय टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन। एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में लास्ट लाइन क्या होगी? वो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट आपने लाजमी लिखना है। जैसे मैं बताया ना, डेफिनेशन आई क्या पूछता है ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखते। जैसे इसी तरह मटेरियलिटी की डेफिनेशन है, तो उसमें वो जो क्वालिटेटिव वाली बात है वो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं कि मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो डेफिनेशन कंप्लीट लिखनी है हमने। सेकंड पार्ट ये इजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर अवेलेबल टू ऑडिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर कौन कौन से हैं? 2 बड़ी टाइप्स हैं, एक कंपैरिजन है, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। कंपैरिजन की एग्जांपल्स क्या है? इस साल की फिगर को हम लास्ट ईयर के साथ, बजट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कंपैरेटर के साथ कंपेयर करते हैं। प्लॉजिबल रिलेशनशिप की एग्जांपल क्या है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही किसी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, दोनों में से किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेट करने के बाद वेरीफाई करना, ये कहलाता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप। तो ये 2 टाइप्स हैं, हमने एग्जांपल्स दे दी दोनों की, कंपैरिजन की भी और प्लॉजिबल रिलेशनशिप की भी। फिर कह रहे थर्ड, सिचुएशन इन द ऑडिट व्हेन एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज्ड। ठीक है, ज्यादातर 2 तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होते हैं, लेकिन टोटल 3 यूजेस हैं इसके, जो ज्यादातर हम पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे। एक सिर्फ वराय नाम कंसेप्ट की हद तक है। जो ज्यादातर हम यूज पढ़ते हैं वो है एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर 3 में जब इन टर्म्स को पढ़ा होगा ऑडिट के प्रोसीजर, तो रिस्क असेसमेंट के एग्जांपल में भी एनालिटिकल प्रोसीजर था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के एग्जांपल्स में भी एनालिटिकल प्रोसीजर था। हाँ, एक और यूज होता है ओवरऑल कंक्लूजन, लेकिन वो पार्टनर, जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो परफॉर्म करता है, और उसका पर्पस ये होता है कि देख ले क्या जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अब जिसके ऊपर जो ऑडिट हो चुकी है, जिसके ऊपर अब उसने आखिरी काम ये करना है कि साइन करना है रिपोर्ट पे, क्या वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सही रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, यानी जो पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग है कि डेटर्स कितने होने चाहिए, सेल्स कितनी है, डेटर्स कितने होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए, फिक्स एसेट कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये देखने के लिए पार्टनर ओवरऑल कंक्लूजन स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटे से कंसेप्ट की हद तक, सिर्फ 3-4 लाइंस का कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में। जो ज्यादातर डिस्कशन हमारे सिलेबस में है वो एनालिटिकल प्रोसीजर के कौन से यूजेस किए हैं? एज रिस्क असेसमेंट और एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अच्छा, लेकिन इस चैप्टर में एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज रिस्क असेसमेंट नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो हम रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हमने सेल्स को पिछले साल के साथ कंपेयर किया, जब हमने एक्सपेंसेस को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया, जब हमने डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया और उसे लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया, तो रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब चैप्टर 15 हमें क्या सिखा रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है,
तो इससे पहले एक लेक्चर में हमने एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज एज रिस्क असेसमेंट स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे डिफरेंट एरियाज में रिस्क असेसमेंट की जा सकती है फिगर्स के थ्रू, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का बेसिक पर्पस ध्यान में रखिएगा, वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना। क्लियर जी, यहां तक कंसेप्ट्स आपको याद है? अब यहां से आगे चलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नए कंसेप्ट्स को आज के लेक्चर में जो हम सीखने जा रहे हैं। यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें कंसेप्ट्स तो हैं याद करने वाले, लेकिन एग्जाम्पल्स भी हैं। आपने एग्जाम्पल्स के जरिए से इन कंसेप्ट्स को याद करते रहना है। सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको कंपेयर करवाना चाहता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर को टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ, क्योंकि हमने ये स्टडी किया हुआ है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की दो टाइप्स हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट असर्शन लेवल। ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ऐड करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फर्क क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या करता है? उसका इंटरनल कंट्रोल से लेना देना नहीं है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को ढूंढता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनका लेना देना नहीं। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ढूंढते हैं, इंटरनल कंट्रोल से उनका लेना देना नहीं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दो टाइप्स हैं, एक है टेस्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर और दूसरी है टेस्ट ऑफ डिटेल। दोनों ही मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन दोनों का तरीकाकार डिफरेंट है। दोनों का तरीकाकार डिफरेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर का तरीकाकार क्या है कि वो किसी भी एरिया को जिसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, जिसमें मिस स्टेटमेंट ढूंढना चाहते हैं, उसको सिंगल होल एग्रीगेट अमाउंट के तौर पे वेरीफाई करता है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करता है? किसी भी एरिया को सिंगल अमाउंट के तौर पे वेरीफाई करता है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर, तो हमें इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस सेल्स के अकाउंट में कितनी सेल इनवॉइसेस रिकॉर्ड हुई हैं, उनकी अमाउंट्स क्या है, किस इनवॉइस की अमाउंट कम है, किसकी ज्यादा। ना, ट्रांजैक्शंस के बारे में हमें ट्रांजैक्शन लेवल पे नहीं जाना। एनालिटिकल प्रोसीजर में हमने सेल्स की पूरी अमाउंट को वेरीफाई करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर का तरीकाकार क्या होगा? ये भी वेरीफाई करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी वेरीफाई करते हैं कि मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तरीकाकार एनालिटिकल प्रोसीजर सिंगल आइटम के तौर पे वेरीफाई करता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, एग्जांपल्स नहीं है, अगर मैं आपसे ये कहूं, आप फॉर एग्जांपल बाटा या सर्विस के किसी शोरूम में गए हैं और वहां पे आप देखना चाहते हैं कि पूरे साल में जितने भी यूनिट सेल हुए हैं, जो सेल्स रिकॉर्ड हुई है इस उनके आउटलेट की, क्या ये सेल ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप पूरे साल में जितने भी उनके सेल हुए हैं वो टोटल की फिगर लेंगे और उसकी स्टैंडर्ड जो भी सेल प्राइस होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे टोटल रेवेन्यू इतना ही रिकॉर्ड हुआ है। अगर करीब उतना ही हुआ, बाजू का थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है इमटेरियल, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर करीब उतना ही हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स रिकॉर्ड की गई है वो ठीक है। क्या आप कंसेप्चुअली एग्री करते हैं कि वेरिफिकेशन का ये तरीका ठीक है? बिल्कुल। लेकिन याद रखें, अगला सोल भी सुन लें, बज़ाहिर दिखने तो ये लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है भी, इससे एविडेंस मिल जाता है, इसका फायदा है, एफिशिएंटली काम होता है, लेकिन हर जगह पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। एनालिटिकल प्रोसीजर हर जगह हर एरिया में परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जूते लेने के लिए नारकली चले जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कुछ दुकानों पे तो आपको लिखा नजर आएगा फिक्स प्राइस शॉप। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहां पे आप बार्गेनिंग करते हैं, निगोशिएशन होता है। वहां पे हो सकता है एक कस्टमर जो है वो 2000 के शूज लेके जाए, दूसरा हो सकता है 1500 के लेके जाए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल प्राइस प्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट पे सेल हुआ होगा यूनिट, वहां पे तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। जहां पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की दो टाइप्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर में कैसे काम होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब टेस्ट ऑफ डिटेल में कैसे काम होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल में किसी भी एरिया को, चाहे वो सेल्स या पेरोल है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप उसको एग्रीगेट बेसिस पे वेरीफाई नहीं करते, बल्कि आप उसका टी काउंट ओपन करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में टी काउंट लेवल पे नहीं जाता है,
टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या करते हैं, जैसे अगर मेरा सीनियर मुझे कहे सेल्स को वेरीफाई करना है, टेस्ट ऑफ डिटेल के मैं सेल्स का टी अकाउंट ओपन करूंगा, उसमें बहुत सी ट्रांजैक्शंस होंगी। स्टेप नंबर 1 में कुछ बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन तो मैं उठा लूंगा ना, ताकि लार्ज अमाउंट्स तो वेरीफाई हो। स्टेप नंबर 2 में जो बाकी ट्रांजैक्शन रह जाए उनमें मैं सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करूंगा, और सैंपल बेस पे सेलेक्ट करने के बाद उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखूंगा कि क्या उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि नहीं, उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। और फिर अगर सैंपल में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती या मिस स्टेटमेंट बहुत कम है मटेरियलिटी लेवल, तो मैं क्या कहूंगा कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, ओके है जी, आगे चले। लेकिन अगर सैंपल में मुझे मिस स्टेटमेंट नजर आती हैं और जब मैं उनकी प्रोजेक्शन करता हूं, क्या करता हूं, प्रोजेक्शन करना सीखी थी ना कंफर्मेशन वाले, प्रोजेक्शन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इसमें तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा गड़बड़ है कुछ। भाई क्लियर हो गया, तरीकाकार पता चल गया, एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या है, ठीक है। तो बताइए किस में हम सैंपलिंग करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल में। और वो कौन सा प्रोसीजर है जिसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, ठीक है। किसी हद तक कुछ ना कुछ डाटा चेकिंग एनालिटिकल प्रोसीजर में भी होती है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे नहीं जाया जाता, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया जाता। जैसे नॉर्मली हम जब क्लाइंट से पूछते हैं भाई आपके कितने यूनिट्स हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्लाइंट का प्रोडक्शन रिकॉर्ड देख लेते हैं कि वो टोटल यूनिट्स हमें उतने ही बता रहा है जितने प्रोड्यूस होकर सेल हुए हैं। या जब हम क्लाइंट से कहते हैं भाई आप कितने में यूनिट बेच रहे हो, वो सेल प्राइस बताता है, हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल दिखा दो हमें, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन लेवल पे नहीं जाते, ये ध्यान में रखिए। एनालिटिकल प्रोसीजर में कभी ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके वेरिफिकेशन नहीं की जाती है तो कैसे, एग्रीगेट बेसिस पे। ये मेन कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब क्या कह रहा है, यूज ऑफ एनालिटिकल। अब हम स्टडी कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर को कैसे यूज करना है। अच्छा, जिस तरह हमने ये स्टडी किया था ना कि पॉजिटिव कंफर्मेशन जहां मर्जी यूज कर लें, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर कंफर्मेशन में नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करनी है उसकी कंडीशंस हैं। उसी तरह यहां पे आपको सिखा कह रहा है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, अगर आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जिस मर्जी एरिया में सेलेक्ट कर लें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसा नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन थी ना कि ये कंडीशन पूरी होंगी तो नेगेटिव कंफर्मेशन, वरना 4 कंडीशन थी, यहां पे भी समझ लीजिए तकरीबन 4 ही हैं, 4 ही हैं। 5वीं असल में वो जब कोई प्रॉब्लम आए फिर 5वां स्टेप परफॉर्म करते हैं, वरना 4 स्टेप। तो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज किया जा सकता है? वह यस किया जा सकता है। और जब यूज करेंगे तो क्या करना है, 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स हैं। 4 कंडीशंस क्या लें, इसलिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर में काम आसान है, जल्दी हो जाता है, इसलिए हर ऑडिटर की कोशिश होती है कि एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम। याद रखें, एक वाउचर, एक ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली अगर सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से चेक की जाए ना, उसमें 5 से 10 मिनट लाजमी लग जाते हैं। डिपेंड करता है वो एरिया उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। 5 से 10 मिनट एक ट्रांजैक्शन में लग जाए, कम से कम 5 मिनट तो कंफर्म है ना। तो उसी लिहाज से अगर आप फॉर एग्जांपल और ज्यादा नहीं 50-60 का सैंपल भी सेलेक्ट करें किसी एरिया में, तो आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है उसमें। लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ये 15 से 20 मिनट में परफॉर्म हो सकते हैं। इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर चूंकि जल्दी फेवरेट है, हर एक कोशिश करता है हर ऑडिटर के एनालिटिकल प्रोसीजर से ही काम निकल जाए। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है हर एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म, और कुछ असूल हमें स्टेप्स बता रहा है। आज हम वो स्टेप्स ही सीखेंगे, स्टेप्स कह लें या कंडीशंस कह लें, कि एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने कैसे यूज करना है। पहला, इफ ऑडिटर डिसाइड टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स आगे देखें, कितने स्टेप्स है, 1 2 3, कितने, 4 है कि 5 है, 4 स्टेप्स है। 5th वाला तब आएगा जब कोई फर्क आ जाए, मसला आ जाए फिर, वरना 4 पे ही कहानी खत्म। पहला स्टेप, कंसेप्ट सुन लें। अच्छा, पहले ना मैं आपको सरसरी तौर पे प्रोसीजर बताता हूं। डिटरमिन सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन एजर्शन। सिर्फ हेडिंग पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिटेल दूसरी दफा एक्सप्लेन करूंगा। सूटेबिलिटी फॉर एनालिटिकल, यहां पे क्या समझा रहा है कि हर एरिया एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है। जो एरियाज प्रेडिक्टेबल अमाउंट्स होती हैं उनमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, वरना नहीं। जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं, सेल्स, अगर सेल प्राइस फिक्स्ड है एनालिटिकल में परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर सेल प्राइस फिक्स नहीं है, नहीं कर सकते। फैक्ट्री के अंदर सारे एम्प्लॉइज को 30,000 गवर्नमेंट की मिनिमम वेजेस पे की जाती है, क्या एनालिटिकल में परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, रिपेयर एक्सपेंस में एनालिटिकल परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है और पूरा साल सेम रहेगा, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट रेवेन्यू पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, रेंट जो साल के दौरान में चेंज तो होगा लेकिन 10% है, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। 6 महीने के लिए विदाउट इंक्रीमेंट कर लें और बाकी 6 महीनों का इंक्रीमेंट ऐड कर लें, तो ये प्रेडिक्टेबल है। तो इससे आपने, अच्छा, डेप्रिसिएशन जो कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप है जिसका फिक्स एसेट के साथ, क्या डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन 2-3 छोटी एग्जांपल से हमने ये सीखा कि हर एरिया एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है। अब रिपेयर एक्सपेंस नहीं है, एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एग्जांपल, ये इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। पहला डिसीजन आपने देखना एरिया सूटेबल है कि नहीं, क्लियर। अच्छा, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी लिंक करवाते हैं। हमें क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, चलिए बता देता हूं, होंडा कंपनी का। तो वहां पे हमने ये देखा, उनसे जाके पूछा, सर आप गाड़ी सेल करते हैं, क्या बारगेनिंग करते हैं? मेरे जिम्मे एरिया था सेल्स को वेरीफाई करना। क्या आप जब गाड़ी सेल कर बारगेनिंग नहीं सर, हमारी फिक्स प्राइस है, किसी ने बाय करनी है करे, नहीं करनी ना करे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बताइए इस ऑडिट क्लाइंट पे सेल्स को वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है कि नहीं? सूटेबल है। तो पहला आपने डिसीजन ये करना है, जिस एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो सूटेबल है। सूटेबल है तो कहानी आगे चलेगी, सूटेबल नहीं है तो यही कहानी खत्म। फिर क्या करना है? टेस्ट ऑफ डिटेल। ये क्लियर? अभी सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं, आगे चलते हैं। इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम विच आइटर्स एक्सपेक्टेशन इज डेवलप्ड। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर किसी एरिया पे सूटेबल होना, उसके बाद भी हमें क्लाइंट से कुछ ना कुछ डाटा लाजमी चाहिए होता है। जैसे आप गैस कर सकते हैं, इस क्लाइंट पे जो होंडा कंपनी क्लाइंट ऑडिट कर रहे हैं हम, इस पे रेवेन्यू को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या डाटा चाहिए क्लाइंट से? 2 डाटा चाहिए, एक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, दूसरा सेल प्राइस। अच्छा, क्लाइंट से हमने पूछा सर ये डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं। हमने कहा बस बन गया काम, दीजिए डाटा। क्लाइंट ने 2 सफ़े दे दिए, एक सफ़े के ऊपर सेल प्राइस थी, एक सफ़े के ऊपर यूनिट्स। क्या एज ऑडिटर मुझे इनको फौरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चेक करना चाहिए ये जो डाटा क्लाइंट की तरफ से आ रहा है ये रिलायबल है कि नहीं, ये एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं? शायद इसी तरह यही कंसेप्ट चैप्टर 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे था, या पता नहीं चैप्टर 3 में था, कि जब कभी आपने क्लाइंट का डाटा यूज करना है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करना है। इस तरह का कोई कंसेप्ट कहीं पढ़ा आपने? ये कहीं पे लिखा हुआ है चैप्टर 3 या चैप्टर 10 में कहीं पे, ठीक है। कि जब कभी, तो क्या मुझे ये डाटा जो क्लाइंट ने दिया एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, कि इसकी रिलायबिलिटी को वैल्यूएट करना चाहिए, रिलायबिलिटी को वैल्यूएट करना चाहिए। मैंने कहा भाईजान ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेके आए, क्या अप्रूवल होती है आपके? हमने कहा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है सर, अप्रूवल है, ये ले। डायरेक्टर्स ने प्राइस की अप्रूवल दिया। फिर हमने चेक किया डाटा उसका प्रोडक्शन रिकॉर्ड के साथ, ओपनिंग स्टॉक कितना था, प्रोड्यूस कितने हुए, सेल कितने हुए, क्लोजिंग कितना है। जब सारी चीजें मैच कर गई फिर मैंने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया। भाई दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया कि जो पहले डाटा जिसके ऊपर जिसको एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज करना है उसकी रिलायबिलिटी चेक कर लो। रिलायबिलिटी चेक, फिर क्या करना है? डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट। डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप। इसमें आपने फोकस एक्सपेक्टेशन के ऊपर रखना है पहले, कि आप अब अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करें कि मेरे मुताबिक रेवेन्यू कितना होना चाहिए। मैंने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्लाइंट का कैसे कैलकुलेट किया होगा, कैसे एस्टिमेट किया होगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास एक एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ गया कि मेरे मुताबिक रेवेन्यू इतना होना चाहिए। अच्छा, वो फिगर जो है ना आपकी, वो प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब कि स्पेसिफिक सिंगल अमाउंट, कोई ब्रॉड रेंज नहीं होनी चाहिए कि जैसे सर आपके यूनिट्स कितने सेल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट ये कहे सर आप यूनिट कितने में सेल करते हैं, वो कहे सर 15-20 लाख में हम अपना एक गाड़ी सेल कर देते हैं। अब 15-20 लाख ये ब्रॉड रेंज है, ये प्रिसाइज नहीं है। इसकी बेस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 से, कि एवरेज से। एवरेज भी बाजू का ठीक अमाउंट नहीं देते, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर गाड़ियां 20 लाख पे सेल हुई हो और 2-4 गाड़ियां जो है वो 15 पे सेल हुई हो। तो इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? प्रिसाइज होनी चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होगी? रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे।
प्राइस के साथ फॉर एग्जांपल। ये वैसे एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर पेरोल में हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को पर मंथ सैलरी के साथ और फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हमने एक एक्सपेक्टेड फिगर कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है इस एक्सपेक्टेड फिगर को, फोर्थ स्टेप में सोचें, कंपेयर करना है क्लाइंट की रिकॉर्डेड फिगर के साथ। किसके साथ? क्लाइंट की रिकॉर्डेड फिगर के साथ, और देखना इसमें डिफरेंस है कि नहीं। कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अगर तो कोई डिफरेंस नहीं है बेहतरीन, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा सिर्फ हम प्रैक्टिकली रेंट का एरिया वेरीफाई करते थे ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता था, क्योंकि वो 12 से मल्टीप्लाई कर ले, रेंट पता होता है कितना होता है। वरना बाकी सेल्स, पेरोल वगैरह, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब जब डिफरेंस आया, वो परेशानी की बात नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। जाहिर है अंदाजा फिर अंदाजा है, वो एक्चुअल के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखना है वो डिफरेंस थोड़ा है या ज्यादा है। अगर तो वो डिफरेंस इमटेरियल हो, हम कहते हैं हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। लेकिन अगर वो डिफरेंस मटेरियल है, मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, अच्छा मजे की बात सुने, स्टिल हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अगर इन्वेस्टिगेट करने से कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ गई और वो ठीक हो गया, तो भी एविडेंस मिल गया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कंफर्मेशन लेटर सेंड करते थे, उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाती थी, हम फौरी तौर पे ये नहीं कहते थे एविडेंस नहीं मिला भाई अब तो कोई दूसरे प्रोसीजर की तरफ जाओ। ना ना ना, हम क्या करते थे, उसको रिकंसाइल करवा के उसको डिफरेंस ढूंढने की कोशिश। अगर डिफरेंस मिल जाए तो फिर बिल्कुल ठीक हो गया काम। हालांकि इशू सामने आया टेम्परेरी, लेकिन रिजॉल्व हो गया। उसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर में भी अगर हमारी एक्सपेक्टेड फिगर और क्लाइंट की एक्चुअल फिगर में फर्क आए और वो मटेरियल हो, तो भी हमने हिम्मत नहीं हारनी, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन करने से कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन सामने आ जाए तो ठीक, अगर वैलिड एक्सप्लेनेशन सामने ना आए तो एनालिटिकल प्रोसीजर फेल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। और वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल। बेहतरीन, शाबाश, क्लियर। अच्छा, अब ये जो सारी एग्जांपल मैंने आपको बताई है, चारों स्टेप्स आपके सामने हैं, इसमें एक स्टेप मिसिंग है, वो इनमें शामिल नहीं है। आप आ सकते हैं कौन से वाला, इन्वेस्टिगेशन वाला, शाबाश। और वो इन्वेस्टिगेशन वाला किधर मिलेगा आपको, स्टेप्स वाला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में। तो क्लियर, ये बेसिक स्टेप्स समझ आ गए। फिर से बताइए, एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना है, 4 स्टेप्स हमारे कौन से हैं। सबसे पहले सूटेबिलिटी देखनी है, फिर रिलायबिलिटी, फिर प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन, प्रीसाइज एक्सपेक्टेशन, और फिर उसके बाद देखना है एक्सेप्टेबल डिफरेंस कितना है, ताकि वो डिफरेंस अगर एक्सेप्टेबल रेंज में है तो ओके, वरना। और अगर अनयूजुअल फ्लक्चुएशन सामने आ जाए, अनयूजुअल डिफरेंसेस सामने आ जाए, तो फिर एक 5वां स्टेप भी करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को। सबसे पहले सूटेबिलिटी, अब वो एग्जांपल के साथ आपको बता रहा है। कह रहा है सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन ऑडिटर असेसमेंट ऑफ हाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इट विल बी इन डिटेक्टिंग ए मिसस्टेटमेंट्स। यानी सूटेबिलिटी डिपेंड करती है कि अगर किसी एरिया को वेरीफाई करना, उसमें मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए ज्यादा एफिशिएंट इफेक्टिव है, तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किए जाएंगे। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा बेहतर है तो टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म किए। यानी ये जनरल रूल बता रहा है कि ऑडिटर की जजमेंट है। स्टैंडर्ड ने कहीं नहीं बताया इस एरिया को एनालिटिकल प्रोसीजर से करो, इसको टेस्ट ऑफ डिटेल से करो। ना ना ना, स्टैंडर्ड ने कहीं नहीं बताया। ये ऑडिटर की अपनी जजमेंट है, अपनी असेसमेंट है कि किस एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर बेहतर रहेंगे, एफिशिएंट, और किस एरिया में टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और ये जजमेंट वो किस बेस पे परफॉर्म करता है, देखता है प्रेडिक्टेबल है कि नहीं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप है कि नहीं उस एरिया का दूसरे एरिया के साथ। पहली लाइन में उसने हमें क्या बताया कि ऑडिटर की जजमेंट है, ऑडिटर की असेसमेंट है कि वो डिसाइड करे किस एरिया में सफिशिएंट है, एफिशिएंट है, किस एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर एफिशिएंट है। फिर आगे कह रहा है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली सूटेबल कब, व्हेन रिलेशंस आर प्लॉजिबल एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक है, पहले यहां पे वो कह रहा है कि ऑडिटर की अपनी असेसमेंट या जजमेंट है। अब यहां पे कह रहे हैं जजमेंट ऑडिटर कैसे अप्लाई करता है, अगर रिलेशनशिप प्लॉजिबल और प्रेडिक्टेबल हो तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। अब एग्जांपल दे रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड सेलिंग कमीशन इज प्लॉजिबल। क्या सेलिंग कमीशन और सेल्स रेवेन्यू में प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? यस सर। अच्छा मुझे बताइए, तो इसमें फिर सेल्स रेवेन्यू को सेलिंग कमीशन की बेस पे वेरीफाई करते हैं कि सेलिंग कमीशन को सेल्स की बेस पे? सेलिंग कमीशन को सेल्स। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि सेलिंग कमीशन डिपेंड्स ऑन सेल्स, सेल्स डिपेंड ऑन सेलिंग कमीशन। गलत है?
ये ध्यान में रखिएगा। फिर इसका कहता है बट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड एडमिन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आप सेलिंग एक्सपेंसेस को वेरीफाई करते हुए तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, एडमिन एक्सपेंस क्योंकि प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं। एडमिन एक्सपेंसेस ओवर द फिक्स होते हैं ना नॉर्मली। अच्छा, सूटेबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन असर्शन एंड रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, कंपैरिजन ऑफ जीपी रेशियो टू कंफर्म सेल इज नॉट ए परसुएसिव प्रोसीजर। अच्छा, ये क्या कह रहा है, सूटेबिलिटी किसी एरिया और उसके रिस्क पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर किसी एरिया में रिस्क ज्यादा हो, किसी एरिया में रिस्क एट असर्शन लेवल ज्यादा हो, वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है, वहां पे टेस्ट ऑफ डिटेल है। जैसे जीपी रेशियो की एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है जीपी रेशियो को आप रिस्क असेसमेंट के तौर पे तो यूज कर सकते हैं, कर लें। आपको याद है हमने क्वेश्चन भी किया, जीपी रेशियो पिछले साल की निस्बत इस साल कम है, तो इसका मतलब जहां सेल्स अंडरस्टेटेड है या कॉस्ट ऑफ सेल्स, अरे रिस्क असेसमेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर में वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि सेल्स में नॉर्मली रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स एक रिस्की एरिया है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि जीपी रेशियो को पिछले साल भी 30% थी, इस साल भी 30% है, तो रिस्क असेसमेंट में रिस्क तो ठीक है, अब वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। भाई क्या ऐसा है? नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, अगर किसी एरिया में रिस्क असेसमेंट में रिस्क सामने नहीं भी आता, क्या हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं? यस, करने होते हैं। रिस्क सामने ना भी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर एरिया पे परफॉर्म करने होते हैं, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। तो यहां पे सूटेबिलिटी इसमें क्या कह रहा है कि सूटेबिलिटी आल्सो डिपेंड ऑन असर्शन एंड रिस्क असेसमेंट, यानी एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल है कि नहीं, ये डिसीजन करने में आपने प्लॉजिबल रिलेशनशिप को तो देखा, प्रेडिक्टेबिलिटी को देखा, साथ में असर्शन, रिस्क एट असर्शन लेवल भी देखना। रिस्क ज्यादा है, एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल नहीं है। और एग्जांपल दे रहा है कि मैं जीपी रेशियो, इस एग्जांपल क्या कहता है, टू कंफर्म सेल इज नॉट ए परसुएसिव प्रोसीजर, यानी परसुएसिव का मतलब एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। परसुएसिव एविडेंस का मतलब क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट कंक्लूसिव एविडेंस, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस में चाहिए होता है। तो क्या सेल, अगर पिछले साल भी जीपी रेशियो 30% है, इस साल भी जीपी रेशियो 30% है, क्या कंफर्म है कि सेल्स ठीक है? नहीं, हो सकता है सेल्स भी अंडरस्टेटेड हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अंडरस्टेटेड हो, जीपी रेशियो तो सेम आएगी, लेकिन पॉसिबल है ना, इसीलिए आपको समझा रहा है, ठीक है, कि अगर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल में रिस्क ज्यादा है, इसमें एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल नहीं होगा। चलिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या चीज सीखी कि सूटेबल, कि किस एरिया में एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेज पे आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपसे कोई भी एरिया पूछा जाए तो आप बता दें कि इसमें एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल हैं और इसमें नहीं है। अब फर्ज कीजिए आप इस कॉलेज का ऑडिट कर रहे हैं, इसमें आपने रेवेन्यू एस्टिमेट करना है टोटल, कैसे एस्टिमेट करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल, या अगर फर्ज कीजिए कि पॉलिसी कॉलेज की बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं भाई कोई डिस्काउंट नहीं, तो कैसे? एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, क्योंकि अच्छा एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फीस के साथ, सिंपल। भाई ये हो गया आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन अगर कॉलेज फर्ज कीजिए डिस्काउंट दे रहा हो और सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल रहे हो, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसी सिचुएशन में टेस्ट ऑफ डिटेल्स मोर एप्रोप्रिएट होंगे। अच्छा, और अगर आप टीचर्स की सैलरी को वेरीफाई कर रहे हो, वो तो फिक्स रहती है ना पूरा साल, तो चेंज नहीं फिक्स रहती है सैलरी भाई, उस पे भी एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल होंगे। लेकिन अगर रिपेयर एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हो, वो नहीं होंगे, कभी कम कभी ज्यादा। जैसे ये पिछले दिनों बारिश हुई तो रिपेयर एक्सपेंस एकदम ज्यादा इनकर करना पड़ा, ठीक है, ये बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अब नेक्स्ट मंथ में क्या इतना ही रिपेयर होगा कि नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस कंसेप्ट के बाद क्या आप इस काबिल हो गए कि डिसाइड कर सके किस एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, किस पे नहीं? तो जिस पे नहीं उस पे जाहिर टेस्ट ऑफ डिटेल लगेंगे। आगे चलते हैं। इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम व्हिच आइटम एक्सपेक्टेशन इज वेल। अगर एरिया सूटेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाए, हमें कुछ ना कुछ डाटा चाहिए, ठीक है। जैसे कॉलेज का ऑडिट कर रहे हो, आपने कहा सर स्टूडेंट्स का रेवेन्यू हमने वेरीफाई करना है, डाटा चाहिए। कौन सा डाटा चाहिए होगा आपको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फीस, स्टैंडर्ड फीस जो है। क्या ये डाटा रिलायबिलिटी हमने चेक करनी है?
अच्छा यहां पे ध्यान में रखिए, ये है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। ये कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। यानी आपका मकसद क्या है? ये देखना कि एनालिटिकल प्रोसीजर में जो डाटा यूज करना है वो सूटेबल है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, रिलायबल है कि वो ठीक है कि नहीं, एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं। यह है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। एक और कंसेप्ट आपने पढ़ा है जो इससे एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। एक और कंसेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, वो क्या? शाबाश, वो है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, जो हमने पढ़ा था रिलायबिलिटी के 5 असूल, याद है? एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस, ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी, डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट, ठीक है, और व्हेन कंट्रोल्स आर स्ट्रांग, ठीक है, हाँ रिटर्न, बिल्कुल, वो भी हमने रिलायबिलिटी ऑफ डाटा सर्च पढ़े, लेकिन वो है जनरल रिलायबिलिटी। ये क्या है? रिलायबिलिटी फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, मिलता जुलता है, सेम नहीं है। तो क्वेश्चन, क्या इसके रिलायबिलिटी के पॉइंट एग्जैक्टली वही होंगे जो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा हमने पढ़ा चैप्टर 3 में पढ़ा था? वही होंगे? इसका जवाब नहीं हो सकता है, कुछ हो सेम लेकिन कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि कंसेप्ट मिलता जुलता है, वो ही नहीं है। ये एग्जाम में भी ध्यान रखना है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर एनालिटिकल प्रोसीजर का लफ्ज आ गया ना क्वेश्चन के अंदर, चैप्टर 3 में नहीं जाना, चैप्टर 15 में आना। अब कौन कौन से फैक्टर है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स ओवर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल। अच्छा, अब ये जो पहले 2 पॉइंट्स है, ये वही कंसेप्ट है जो पहले पढ़ा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब डिपेंडेंट सोर्स से अगर डाटा आया वो मोर रिलायबल है। कंट्रोल्स ओवर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कंट्रोल स्ट्रांग है इंफॉर्मेशन तो डाटा मोर रिलायबल है। लेकिन अगले 2 पॉइंट्स डिफरेंट है। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन की नेचर क्या है। जैसे कह रहा है बजट कैन बी यूज, बजट को एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं, हम कर सकते। कह रहा है, अब एग्जांपल दे रहा है, सिर्फ ज्यादा नहीं सोचना इसके ऊपर, सिर्फ एग्जांपल दे रहा है। Budgets can be used if it is prepared on the basis of expected result and not as challenging targets. Challenging targets, ठीक है। अब फर्स्ट कीजिए भाई, एग्जांपल देते हैं। अब मुझे पता है, अब बड़ी ईद, छोटी ईद होती है तो चलो टाइम होता भी आपके पास। बड़ी ईद पहला दिन तो गुजर गया कसाई ढूंढने में, कुर्बानी करने में, और दूसरा दिन जो है वो कुर्बानी बांटने में गुजर गया, ठीक है। तीसरा दिन थकन थी, सो के गुजारा। तो अगर मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलना, लेकिन फिर भी मैंने असाइनमेंट दे दी और स्टूडेंट्स करके नहीं आए, क्या मुझे इस नतीजे पे कंपेयर करके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मेरी थी, स्टूडेंट्स करके आएंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टूडेंट करके नहीं आए ज्यादातर स्टूडेंट्स, क्या मुझे इस बात पे ये सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट निकम्मे हैं, ये काम नहीं कर? क्यों? हाँ, क्योंकि चैलेंजिंग था, एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी 50% तक करके आना चाहिए था, ठीक है। चैलेंजिंग था, एक्सपेक्टेड, इसके साथ परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं की। क्या ये एक सही एनालिटिकल प्रोसीजर होता कंपैरिजन करने के लिए? नहीं। सही एनालिटिकल प्रोसीजर कब होता? जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जब मैं इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए मुझे अंदाजा होता कि बच्चे के पास टोटल टाइम बचे इन 5 दिनों में, वो कोई बचेगा तकरीबन कोई फॉर एग्जांपल 24 घंटे, 24 फ्री स्पेयर टाइम 24, और इसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो इस ऑडिट के लिए तकरीबन 8 घंटे बचेंगे। तो 8 घंटे में उस नहीं क्या मतलब, इस पर क्यों निकले 8 घंटे भी नहीं। तो इस बेसिस के ऊपर अगर प्रिपेयर करता इंफॉर्मेशन, फिर सही एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते, फिर पता चलता कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं करके आया असाइनमेंट तो फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये आपको बता रहा है नेचर एंड एलिमेंट्स। प्रैक्टिस में बजट प्रिपेयर करने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरह से बजट प्रिपेयर, 2 माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट क्या है भाई, पिछले साल हमने 1000 यूनिट सेल किए थे, इस दफा 10% टारगेट ज्यादा, एफर्ट भी बढ़ाएंगे, कोई सेल कमीशन भी थोड़ा सा ज्यादा देंगे, 10%। एक दूसरा तरीका क्या, पिछली दफा 1000 यूनिट बेचे, इस दफा बजट बना 2000 का। असिस्टेंट ने पूछा डायरेक्टर से, सर 2000 कैसे, 1000 पिछली दफा 2000 कैसे? उन्होंने कहा बस चुप कर जाओ, मुझे भी पता है 2000 सेटल नहीं होंगे, लेकिन 2000 का टारगेट दे के प्रेशराइज करूंगा टीम को तो 1500 पे पहुंचेगी ना। अब अगर टीम ने 1500 यूनिट्स बेच दिए हों, ठीक है, और हम एज ऑडिटर जाके देखें उनसे क्या पूछ रहे हो कि कंपेयर, आपने कम बेचे हैं, वो 1 लगाए, 1500 में भी 200 फेंक है, आप कह रहे हैं कम बेचे हैं 1500 में भी। तो कंपैरिजन करने के लिए डाटा वो यूज करना है जो रियलिस्टिक बेसिस पे बना हो। यानी एग्जांपल क्या दे रहा है, बजट कैन बी यूज इफ इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, नॉट ऑन चैलेंजिंग बेसिस। भाई ये बात समझ आ गई, एक्सपेक्टेड चैलेंजिंग वाली। आगे कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, कंपेयर करते हुए असूल होता है, लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है,
लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए मेरी ये बहन बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी बहन ने असाइनमेंट कर ली, अब भाई असाइनमेंट नहीं कर सके, भाई से पूछा क्यों नहीं। अब देखें क्या मुझे फौरी तौर पे इस नतीजे पे पहुंच जाना चाहिए कि ये ज्यादा मेहनती है? नहीं, वो कहे सर घर का बकरा मैं कसाई मिला ही नहीं। आधा दिन तो बकरे की मिन्नतें करता गुजर गया। तो ज्यादा तो इस लाइक विद लाइक को कंपेयर। उसी तरह हमने जब प्रैक्टिकली किसी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है ना, तो लाइक विद लाइक। इसकी एग्जांपल सुनिए। अगर हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में डिफरेंट टाइप्स, कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, कुछ ऐसी होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे फायर इंश्योरेंस और व्हीकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसी होती है इंश्योरेंस कंपनी दोनों प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा क्लाइंट ऐसा है जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्या उसको कंपेयर करना है इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जा सकता है ना? तो इंडस्ट्री के डाटा ओवरऑल एग्रीगेट डाटा के साथ कंपेयर करना चाहिए। किसके साथ? सिर्फ उसके साथ जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका क्लाइंट ऐसा शेल है, उसमें डिफरेंट पेट्रोल पंप्स है। अब किसी पेट्रोल पंप पे सिर्फ पेट्रोल सेल हो रहा है, किसी पे पेट्रोल प्लस सीएनजी, और किसी पे पेट्रोल प्लस सीएनजी प्लस ट्रक शॉप भी है साथ, और किसी पे साथ टायर शॉप भी है। अब जब आपने कंपेयर करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट को, एक आपका आउटलेट जो सिर्फ पेट्रोल बेच रहा है, पेट्रोल सेल हो रहा है वहां पे, डीजल वगैरह और कोई आइटम सेल नहीं हो रही, क्या उसको दूसरे आउटलेट के जीपी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते? नहीं, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट मार्जिन होता है, एक्सपेंसेस भी उस लिहाज से डिफरेंट हो गए। तो यहां पे कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है। ब्रॉड इंडस्ट्री डाटा मे नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू बी कंपेरेबल फॉर कंपनी सेलिंग सिंगल प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसके डाटा को कंपैरिजन करना जब आपने सिंगल वाली इंडस्ट्री के साथ। आप सप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करना। तो आपको डाटा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्लियर जी? लाइक विद लाइक कंपैरिजन समझ आ गया? ये 4 पॉइंट्स हैं। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कैसे इवैल्यूएट करेंगे? फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, हाँ क्लाइंट ने हमें डाटा दिया, हम देखेंगे कंट्रोल्स, हम देखेंगे सोर्स, हम देखेंगे नेचर एंड रेलिवेंस, हम देखेंगे कंपेरेबिलिटी। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। हमने प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है। प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन किस पे डिपेंड कर, यानी कब आप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के काबिल होंगे? कब प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के काबिल होंगे? देखिए, एक है प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। कह रहे प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन तब आप डेवलप कर सकते हैं जब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इंफॉर्मेशन को डिसएग्रीगेट भी किया जा सकता है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन का ब्रेकअप अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा डिसएग्रीगेट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी, और एक्यूरेसी विद विच अमाउंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। और जितना ज्यादा डिसएग्रीगेटेड होगा, उतना ही एक्यूरेटली आप इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। ये जो होंडा वाली एग्जांपल मैंने आपको दी ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी इतनी सिंपल नहीं। ट्विस्ट ये था, उस वक्त के मुताबिक, अब तो शायद वो ज्यादा मॉडल सेल करते हैं, उस वक्त 3 तरह के मॉडल सेल होते थे। एक उनका होता था सिविक, एक सिटी और एक अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड। इन तीनों की सेल प्राइस डिफरेंट थी। तो जब मैंने उनसे कहा सर कितने यूनिट सेल किए, उन्होंने कहा सर ये लीजिए टोटल 1200 यूनिट्स। मैंने कहा प्राइस कितनी है? सर 20 लाख से लेके 50, उस वक्त के मुताबिक 20 लाख से लेके 50 लाख तक। तो मैंने कहा अच्छा 20 लाख, अगर सारे यूनिट्स 20 लाख पे हों तो हमारा तकरीबन फॉर एग्जांपल जितना कितना 200 करोड़ रेवेन्यू बनता है। 50 लाख पे हो तो 500 करोड़ बनता है। इसका मतलब है रेवेन्यू कोई 200 से 500 करोड़ के दरमियान में होगा। नहीं, ये मेरा सही एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। इसमें क्या गलती की मैंने? प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन तो है, प्रिसाइज मतलब सिंगल वैल्यू लेके आओ। मैंने क्लाइंट से कहा सर क्या आपके पास फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप सारी गाड़ियों का रिकॉर्ड रखते हैं कितनी सेल की? बिल्कुल रखते हैं। दूसरा सवाल पूछा मैंने, क्या इन गाड़ियों के रिकॉर्ड को आप डिसएग्रीगेट कर सकते हैं कि इनमें से कितनी गाड़ियां सिटी थी, कितने सिविक, कितने? मैंने कहा सर बिल्कुल डिसएग्रीगेट कर सकते हैं। मैंने कहा बन गया काम। जितना ज्यादा आप डिसएग्रीगेट कर सकते हैं, उतना ही एक्यूरेटली मैं प्रेडिक्ट कर सकूंगा रेवेन्यू कितना होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे तीनों गाड़ियों के अलग-अलग यूनिट बताए और उनके अलग-अलग सेल प्राइस भी अलग-अलग बताई। अब मुझे बताइए, अब जो मैंने रेवेन्यू एस्टिमेट किया, ये है प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। ब्रॉड एक्सपेक्टेशन में और प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन में फर्क समझ आया? तो हमें ब्रॉड एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है कि प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन डेवलप की। अब जो मैंने एक्सपेक्टेशन डेवलप की थी उसमें जो रेवेन्यू और क्लाइंट का रेवेन्यू कम था, मैंने डिफरेंस देखा डिफरेंस इममटेरियल था।
डिफरेंस क्या था? इमटेरियल था। तो मैंने क्या किया? वो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं भाई, चारों स्टेजेस क्लियर एग्जांपल के साथ। डिटरमिन डिफरेंस, दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी, ये बात समझ आ गई। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें कहानी में तो अच्छा ये वो आप सवाल पूछते थे ना सर, कंपेयर करने से कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी पे एविडेंस कैसे मिलता है? तो जब कभी एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे कौन सी एजम्पशन वेरीफाई होती है? एक्यूरेसी। फिर आपको ये एग्जांपल्स बता रहा है, ये अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, फिर आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं। ये सारा जो हमने पढ़ा अभी दोबारा रिवाइज होगा एक एग्जांपल के जरिए। प्रैक्टिकली अभी ये ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन मेरी सजेशन है कि पढ़ लें। ये जो टेबल है ये क्या है? ऑप्शनल है। आई कैप ने अभी तक एनालिटिकल प्रोसीजर को रिस्क असेसमेंट के तौर पे तो टेस्ट कर रहा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे नहीं। लेकिन अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे करेगा ना, ये टेबल आपके काम आएगा। अब चूंकि अभी तक आई कैप ने टेस्ट किया नहीं, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल कह रहा हूं, वरना पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है और कुछ भी नहीं ना, आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली किन किन एरिया एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं और कैसे होते हैं। पढ़ लेंगे टेबल तो क्या पता चलेगा? प्रैक्टिकली किन किन एरियाज पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं एज सब्सटेंटिव, एज रिस्क असेसमेंट तो जिधर मर्जी कर लेना, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन एरियाज। और कैसे होते हैं? जैसे सेल्स कैसे? यूनिट प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। डेप्रिसिएशन कैसे वेरीफाई होती है? इनटू बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, लेकिन इसमें एडिशनल डिस्पोजल की सेपरेट एडजस्टमेंट करनी होती है। सैलरीज एक्सपेंस कैसे? पहले दो तरीके। पहला, एवरेज पे रेट हर एम्प्लॉय की जो है उसे आप नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दें और नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दें। फैक्ट्री में 30,000 हर मजदूर की सैलरी है, कितने मजदूर है सर? 50 मजदूर हैं। एस्टिमेट कीजिए कितनी होगी सैलरी फैक्ट्री की? 30,000 इंटू 50 इंटू 12। एक तरीका ये भी। एक और तरीका भी है, वो क्या? पिछले साल दिसंबर के महीने की सैलरी वेरीफाइड है कि नहीं? दिसंबर के महीने की सैलरी उठाएं, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 12 के साथ। कभी मैच नहीं होगी। हाँ जी, इंक्रीमेंट ऐड कर दो फिर भी मैच नहीं होगा। ये प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है भाई। हाँ, जॉइनर और लीवर्स का इफेक्ट भी ऐड करना है। जॉइनर्स ऐड नहीं फिर हो जाएंगे, फिर क्लाइंट के साथ बैठ जाते हैं हम। तो जॉइनर्स का इफेक्ट ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा। और लीवर जो छोड़ के चले गए लेस होगा। ठीक है जी। कमीशन एक्सपेंस ये कैसे प्रैक्टिकली सब्सटेंटिव से परफॉर्म करते हैं? अगर कोई रेट दिया हुआ है, जैसे बात उसका 2%, 3%, 10%, मल्टीप्लाई कर देंगे, या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कितना यूनिट सेल किया। रेंट एक्सपेंस, मंथली रेंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स ऑक्यूपाइड, जितने महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की। इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंप्लीटनेस ऑफ अक्रूवल, करंट ईयर की अक्रूवल को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर। ये किसी हद तक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो ये लिस्ट है आपके सामने उन एरियाज की जिनमें एनालिटिकल प्रोसीजर ना सही बोले, जिनमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। नहीं सही बोले, एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक, फिर कह रहा है अच्छा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म हर एरिया पे परफॉर्म करने होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर एरिया पे परफॉर्म करने हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर एरिया पे क्या लाजमी है? एनालिटिकल प्रोसीजर हर एरिया पे क्या लाजमी है? टेस्ट ऑफ डिटेल हर एरिया पे नहीं। जहां पे एनालिटिकल से फिट होते हैं वहां पे एनालिटिकल करो, जहां पे टेस्ट ऑफ डिटेल वहां टेस्ट ऑफ डिटेल कर लो। क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं? अब देखें, अब मैं क्वेश्चन को ना कंफर्मेशन रिवाइज करा। कंफर्मेशन लेटर हमने नॉर्मली सेंड करना होता है, कुछ को पॉजिटिव कुछ को नेगेटिव, कुछ को पॉजिटिव कुछ को नेगेटिव। एक पार्टी की बात कर रहा हूं, एक पार्टी को अगर नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड किया तो लाजम क्या जरूरी है कि उसको पॉजिटिव भी सेंड किया जाएगा? और अगर पॉजिटिव सेंड किया तो क्या जरूरी है नेगेटिव भी? भाई कंफर्मेशन लेटर सेंड करना ना, एक ही सेंड करो, या पॉजिटिव करो या नेगेटिव। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, वो फर्क है कि ऊपर वाली कैटेगरी को पॉजिटिव और नीचे वाली कैटेगरी को नेगेटिव, ये हो सकता है। लेकिन एक ही कैटेगरी को पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पहले नेगेटिव फिर ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह हर एरिया में सब्सटेंटिव प्रोसेस परफॉर्म करना लाजमी है, चाहे एनालिटिकल करो चाहे टेस्ट ऑफ डिटेल करो। ठीक है, अब एनालिटिकल परफॉर्म किया तो टेस्ट ऑफ डिटेल की जरूरत नहीं, टेस्ट ऑफ डिटेल किया एनालिटिकल की जरूरत नहीं।
तो अगर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल सकता है क्या? इसका वन वर्ड आंसर है यस। यस, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से। लेकिन अगर कोई टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना चाहे तो रोक नहीं है, ज्यादा काम करने से मना नहीं किया हुआ। लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर से आपका एरिया ठीक बैठ गया, फिगर्स टैली हो गई, तसल्ली हो गई, रिस्क भी ज्यादा नहीं है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल की जरूरत। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है, टेस्ट ऑफ डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पार्टनर की ना एक साइकी होती है, उसके मुताबिक टीम को चलाता है। ठीक है, हमारे सीनियर बताया करते थे पार्टनर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हमारा कम ही होता था, कि एक हमारा ग्रुप होता था, एक साथ वाला ग्रुप होता था, दूसरा फर्म का ग्रुप। उस ग्रुप में नॉर्मली मशहूर था कि लेट सीटिंग कम होती है, हमारे ग्रुप में लेट सीटिंग थोड़ी ज्यादा होती थी। तो हम अपने सीनियर से पूछते थे ये क्या चक्कर है? सीनियर बताया करते थे उधर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके ज्यादातर एविडेंस ले लिया जाता है, यहाँ पे भी एनालिटिकल परफॉर्म हमारे वाले ग्रुप में भी, लेकिन यहाँ पे पार्टनर क्या कहते थे, उसके साथ टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म कर दो भाई। फारग बैठे हुए हो, जो असाइनमेंट मैंने दी थी वो तो कर ली, फारग बैठे हो तो कुछ मजीद भी कर लो, क्या हाल है? ठीक है। हाँ, उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था कि डबल डबल काम करवा रहे हैं। हालांकि स्टैंडर्ड कहता है कि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाता है। शर्त क्या है? रिस्क लो हो और एनालिटिकल प्रोसीजर सही तरीके से एक्यूरेटली परफॉर्म की हो। तो हाँ, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो जाहिर है पार्टनर ने रिस्क असेसमेंट की होती थी ना, हमें तो हर एरिया पे रिस्क लो ही लगता था, पार्टनर को बता रहे। लेकिन बहरहाल ज्यादा काम करने से सीखा भी ज्यादा। एक होता है कोलैटरल डैमेज, एक होता है कोलैटरल बेनिफिट। ज्यादा काम करना है तो ये डैमेज ही गलत बात, लेकिन इसका एक ज्यादा काम करने का कोलैटरल बेनिफिट भी होता है। वो क्या? अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, एक्सपीरियंस ज्यादा। ठीक है, बहरहाल चलिए ये बात समझ आ गई आपको। अब चलते हैं फिर से दोबारा। हालांकि है 3 लाइंस, यहीं पे भी निपटाया जा सकता है इनको। कैसे? कि अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए तो ऑडिटर, अगर जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस आए तो ऑडिटर क्या करे? मैनेजमेंट से इंक्वायर करे क्यों फर्क है, और मैनेजमेंट जो भी जवाब दे, जो भी गोली कराए उसको मान ले, उसको कॉरोबरेट करे, इवेल्युएट करे। अगर मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन दे दे तो ठीक, अगर एक्सप्लेनेशन ना दे या एक्सप्लेनेशन ऊंगी बूंगी है, एडिक्वेट नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? फिर रिस्क बढ़ा, और फिर अदर प्रोसीजर क्या करें? शाबाश। अच्छा चलिए एंड पे एक छोटी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मजीद, ताकि कंसेप्ट मजीद ज़हन में बैठ जाए। या तो आप कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस में भी हेल्प हो जाए। एक क्लाइंट कार्ड करने के लिए गए हम, उसमें इंजीनियर था और क्लाइंट था हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल गाइड करने के लिए गए। सबसे पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन कर। उससे पहले मैंने हॉस्पिटल का ऑडिट नहीं किया था। मैंने कहा भाई जान बताएं, इससे पहले तो सिर्फ एज पेशेंट ही विजिट किया है, पहली दफा एज ऑडिटर विजिट कर रहा हूं, जरा सिस्टम तो बताइए, टेबल की दूसरी साइड पे सिस्टम कैसे चलता है। उन्होंने कहा सर हमारे, अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी रिक्वायर करता है ना स्टैंडर्ड, और पहले करना रिस्क असेसमेंट से प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ 2 तरह के बड़े सिस्टम है, हमारे पास 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं, एक को हम कहते हैं आउटडोर पेशेंट, एक को कहते हैं इंडोर पेशेंट। मैंने कहा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसने कहा सर आउटडोर पेशेंट वो होता है जो आया, उसने डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने रसीद लिखे, प्रेस्क्रिप्शन लिखे, वो चला गया। उसकी एक पर्ची फीस होती है 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल। वो पर्ची फीस हम हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर चेक करता है और पेशेंट खुद मेडिसिन वगैरह ले लेता है बाहर से। इसमें हमें हर पेशेंट के 100 रुपया फीस। और मैंने कहा दूसरा, कहता है दूसरा इंडोर पेशेंट है। ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो ज्यादा सीरियस केस होता है, उनको एडमिट होना पड़ता है। जब एडमिट होना पड़ता है ना, तो भी ये किस्मत है। बाज़ औक़ात तो इवन कोई शॉर्ट प्रॉब्लम स्टे होता है, उसको शॉर्ट स्टे बोलते थे, वो 4-5 घंटे में भी उसको फ्री कर दिया जाता है। जैसे कि इमरजेंसी केस आ गया, वो कोई छत से गिरा, कोई सर, कोई पाँव और बाजू वगैरह, 4-6। बाज़ औक़ात ऐसा होता है 2-3 महीने के लिए भी एडमिट होना पड़ता है कुछ पेशेंट को। और इसके दौरान में उनके डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर विजिट करते हैं, हर विजिट का बिल पड़ता है, मेडिसिन यूज होती है। तो हम रिकॉर्ड, एक फाइल बनती है हर पेशेंट की। पेशेंट की फाइल आपने शायद देखा हो, कभी विजिट करे ना, खासतौर इंडोर वाले, उसके ऊपर एक पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है, 1-1 घंटे का रिकॉर्ड होता है बाज़ का। तो सर उस पर हम सारा एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाए वो लिखते हैं। और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है उस वक्त उसको फाइनल बिल बना के देते हैं। वो कभी तो 4000 बनता है, कभी 4 लाख भी बन जाता है। सिस्टम समझ आ गया हॉस्पिटल का बेसिक? ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। मैंने कहा ठीक है जी, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, रेवेन्यू वेरीफाई मैंने करना है। अब पहले नंबर में मुझे ये बताइए, रेवेन्यू को मैं टोटल फिगर के तौर पे वेरीफाई के स्ट्रैटिफाई करूं? स्ट्रैटिफाई करना। रेवेन्यू को किन 2 हिस्सों में स्ट्रैटिफाई किया होगा मैंने? शाबाश, इंडोर रेवेन्यू अलहदा, आउटडोर रेवेन्यू अलहदा।
अच्छा आप मुझे बताइए इनडोर के ऊपर कौन से प्रोसीजर सूटेबल है? इनडोर के ऊपर टेस्ट और डिटेल, क्योंकि इनडोर में पेशेंट है ना, इनडोर में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 4,000 वाला 4 लाख वाला या 40,000 वाला। और आउटडोर इसमें प्रिडिक्टेबल है जी, रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, इसी तरह किया। ठीक है, अब इनडोर को कैसे, पहले इनडोर निपटा लेते हैं। इनडोर को मैंने कैसे वेरीफाई किया होगा? मैंने टी अकाउंट लिया, उसमें जो बड़े बड़े पेशेंट्स के रेवेन्यू था उनको सेलेक्ट कर लिया ताकि बड़ी पॉपुलेशन कवर हो जाए, और बाकियों का सैंपल सेलेक्ट कर लिया। ये तो हो गया इनडोर। अब आ जाए आउटडोर की तरफ। आउटडोर पे एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म हो सकते हैं। यस सर। स्टेप नंबर 1 में क्या किया मैंने? क्लाइंट से इंफॉर्मेशन, अब सूटेबिलिटी है ये आप डिसाइड कर। स्टेप नंबर 2 डाटा चाहिए। डाटा मैंने कौन सा लिया होगा? डाटा मैंने लिया कौन सा होगा पहले तो ये बताए। नंबर ऑफ पेशेंट और पर्ची फीस। नंबर ऑफ पेशेंट में रजिस्टर रखा होता है, जो भी पेशेंट आता है उसकी एंट्री करते थे इसको। मैंने वो रजिस्टर देख लिया, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। और फिर मैंने पर्ची फीस डायरेक्टर्स ने अप्रूव की थी, उधर ट्रस्टी थे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहते थे या बोर्ड ऑफ गवर्नर कहते थे, उन्होंने अप्रूव की। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, हमें सेट हो गया काम। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा हो गया। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन, जैसे ही मैं एक्सपेक्टेशन डेवलप करने लगा, रेवेन्यू प्राइस को मल्टीप्लाई करके यूनिट से क्लाइंट ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा नहीं सर नहीं करने दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है। उसने कहा सर एक चीज भूल रहे हैं, सारे के सारे पेशेंट को 100 से ना मल्टीप्लाई करें। हमारे यहाँ 15 डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट की फीस 100 है, एक की 20 रुपए भी है, और एक की 30 भी है, एक की 50 की भी थी। हाँ जी, फिर क्या? अब मुझे बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई एज इट इज कर देता, हाँ प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप ना होते। मैंने कहा जी आपके पास डाटा इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, हर डिपार्टमेंट की बना रहे हैं। मैंने कहा हर डिपार्टमेंट की बना। मैंने कहा डिसएग्रीगेट करके लाना, फिर डिसएग्रीगेट करके लाएगा तो फिर मैं मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकूंगा रेवेन्यू। उसने 15 डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ पेशेंट्स और फिर उसके बाद वो जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके सबकी पर्ची फीस ली। मैंने हर एक को उसके साथ मल्टीप्लाई, एक्सेल के ऊपर सारा डाटा एंटर किया, मल्टीप्लाई करके टोटल किया उस, और जब ये आगे प्रिसाइज अच्छा, अब मेरे पास प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई। स्टेप नंबर 3 हो गया, फॉर कंपेयर कर। जमीन आसमान का फर्क था। जमीन, मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू बहुत ज्यादा और उनकी एक्चुअल इनकम बहुत कम। मैंने कहा फ्रॉड पकड़ लिया। बड़ा खुश जूनियर होता है ना, जहां कहीं फर्क आए ना वो ना जेन में पहले फ्रॉड पकड़ लिया, फ्रॉड पकड़ लिया। और मैं बड़ा खुश, मैंने कहा फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया। क्लाइंट से पूछा क्या मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ये अब हम उस 4th पॉइंट से निकल के यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टिगेटिंग इनकंसिस्टेंसी पर। मैंने क्लाइंट से पूछा रीजन क्या है? उसने कहा सर बाहर है। मैंने कहा हॉस्पिटल से बाहर रीजन? कहता सर बाहर देखा वहां पे मजदूर गरीब लोग, वो रोड साइड थी, उसमें थोड़ा सा दरख्त लगे हुए थे, वो उधर बेचारे लेटे हुए। कहता है सर जी इनके ये आए हैं दूर गांव से, सारे लाहौर के नहीं आते पेशेंट्स, दूर गांव से आए हैं। इनके पास पर्ची फीस तो दूर की बात है, रहने को जगह नहीं, खाने को भी कुछ नहीं है। तो जब ऐसे पेशेंट आते हैं ना तो डॉक्टर इनके हालात देखते हैं, बाज़ औक़ात अपने इलाके से किसी से लिखवा लाते हैं कि जरूरतमंद है, तो डॉक्टर ना सिर्फ ये कि इनकी पर्ची फीस माफ कर देते या कम कर दें, बल्कि बाज़ औक़ात कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे वो अपनी जेब से भी उनको कहते थे ये लो मेडिसिन के, उनके पास मेडिसिन के पैसे भी नहीं होते थे, वो खाने के भी बाज़ औक़ात दिया करते थे। उधर हॉस्पिटल में बड़ी एक अच्छी बात मुझे लगी, डॉक्टर्स ने एक फंड बनाया हुआ था, हर डॉक्टर अपना जो भी उसके हस्बे से था उसमें फंड कंट्रीब्यूट करता था। तो वो प्राइवेट, वो आउट ऑफ बुक्स था, वो भी शुरू में मुझे लगा पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो असल में पर्सनल पैसे थे और वो इन पेशेंट्स को डोनेट करने के लिए उन्होंने अलग से रखा हुआ था सिस्टम। तो कहता है सर अब ऐसे लोग क्या कहते हैं, इनकी पर्ची फीस डॉक्टर माफ कर देता है। जब माफ कर देता है तो वो रेवेन्यू हमारा कम रिकॉर्ड होगा, 100 की बजाय अगर 10 कर दिया है तो रेवेन्यू कम होगा, फर्क तो आएगा। मैंने कहा बिल्कुल फर्क आएगा। अब मुझे बताइए, मैंने इंक्वायर किया मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट ने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया, क्या मुझे वैल्यूएट करना चाहिए था? मैंने कहा फिर भी मुझे तरह जो डिस्काउंट दिए ना डॉक्टर ने साइन किया होगा, वो पर्ची तो दिखा दो, ऑडिटर है ना। हालांकि मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताती थी हॉस्पिटल में नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन फिर भी एविडेंस के बगैर तो वेरीफाई। तो लिस्ट या डॉक्टर ने अप्रूवल दिए हुए थे, क्या मुझे एक्सप्लेनेशन मिल गई सफिशिएंट? गुड। लेकिन अगर मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन ना मिलते, हाँ जी, तो फिर क्या करना पड़ता? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो अब आपको अंदाजा हो गया कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली ये सारे स्टेप वाइज, पहले ये डिसाइड करते हैं एनालिटिकल प्रोसेस सूटेबल है कि नहीं, और अगर सूटेबल हो तो स्टेप वाइज सारे प्रोसीजर को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। क्लियर? ये था। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है सिर्फ एंड में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, याद है आपको? यूज भूल गए होंगे, ये यूज नियर एट द एंड ऑफ फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। ये तीसरे वाला यूज याद है कि नहीं पढ़ा था? पार्टनर एंड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंट है कि नहीं, एरियाज एक दूसरे के साथ लिंक है कि नहीं। ये सेल्स और डेटर, अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज है,
अब आपको एक बात, आपने वो बजटिंग का टॉपिक पढ़ा होगा ना, इसमें वो ये देख रहा होता है उसके रूल्स के मुताबिक क्या फाइनेंशियल एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। जैसे यहां पे एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूज इन फार्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, कैसे टू कॉर्पोरेट कंक्लूजन फॉर्म ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और टू असिस्ट ऑडिटर इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट विद ऑडिटर। ये तो क्लियर हो गया ना, एंड पे देखना है मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो फॉर्म किए गए, जैसे अब देखें जिसने सेल्स वेरीफाई करनी होती है ना उसने सिर्फ सेल्स वेरीफाई करने हैं, जिसने डेटर्स वेरीफाई करने हैं उसने सिर्फ डेटर्स वेरीफाई करने हैं। लेकिन पार्टनर्स ने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, उसने देखना है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हमने वेरीफाई किए हैं क्या वो रिकन्फर्म करना है सही है कि नहीं। जैसे सेल्स वाले ने सेल्स वेरीफाई कर लिया, डेटर्स वाले ने डेटर्स वेरीफाई कर लिया, पार्टनर ने ये देखना है कि अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज है तो मुझे सेल्स को डिवाइडेड बाय 360 करके 30 डेटर्स की फिगर उतनी फिगर नहीं है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कोई प्रोविजन वगैरह ओवरड्यू डेट्स है जिनकी प्रोविजन रिकॉर्ड होने वाली है। तो एंड पे पार्टनर ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे क्या होता है जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वो भी वेरीफाई हो जाते हैं और ओवरऑल उसे पता चल जाता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। चलते चलते छोटी सी एग्जांपल। अच्छा, और अगर इसमें अच्छा आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद छोटे लेक्चर खत्म। ऑडिटर एंड पे ओवरऑल कंक्लूजन पे एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। ये याद रखिएगा, ये ऑडिट का बिल्कुल एंड है, समझ लीजिए आखिरी दिन है जिसमें ऑडिटर देख रहा है कि इंडिविजुअल मेरी छोटी टीम ने एरियाज वेरीफाई किया है, मैं देखूं ओवरऑल लेवल पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करते हैं कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंडिविजुअल एरिया कॉर्पोरेट हो रहे हैं कि नहीं। अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए, अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क सामने आ जाए, तो पार्टनर क्या कहता होगा, चलो अब तो ऑडिट का एंड आ गया, छोड़ो अब जाने दो। क्या करता है, कम्युनिकेट करता है टीम को, रिस्क रिवाइज किया जाता है, नए प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे डेडलाइन क्यों ना एक्सटेंड हो जाए। क्लियर ये बात। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल सुन लें, ये बात समझ आ गई ना अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क की, कि अगर एंड पे कोई अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क सामने आ जाए उसको भी छोड़ना नहीं है। यस, रिवाइज करेंगे। छोटा सा वकूआ सुन लें। एक और क्लाइंट था, चले उसका छोड़े ना, नहीं, एक और क्लाइंट, उसमें यूनिट सेल कर रहा था, मेरे पास एरिया था इन्वेंट्री का, एक दूसरा टीम मेंबर था उसके पास एरिया था सेल्स का। खुद बताएं क्या मुझे सेल्स में जाके चेक करना चाहिए था वो किस तरीके से प्रोसीजर, वो उसका एरिया वो जाने, उसमें गड़बड़ भी हुई पार्टनर उसकी क्लास लेगा। मेरे पास इन्वेंट्री का एरिया था, क्या सेल्स वाले को इन्वेंट्री में आके चेकिंग करनी चाहिए? नहीं, वो तो मेरा भी यही ख्याल था जो आपका ख्याल है, फिर बदल गया ख्याल। मैंने सारा इस इन्वेंट्री में आपने देखा होगा ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस माइनस इश्यूज जितना इन्वेंट्री इशू हो गई डिपार्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने सारी चीज वेरीफाई कर, एक एक चीज हक सच ही वेरीफाई की थी। सेल्स वाले ने भी ठीक काम किया, रिव्यू करवाने ओवरऑल कंक्लूजन स्टेज पे पहुंचे ना, पार्टनर ने पहला सवाल पूछा और मैं सेल्स वाले का मुंह देखूं, सेल्स वाला मेरी तरफ देखे। पार्टनर ने पूछा आपके स्टोर के रिकॉर्ड से कितने यूनिट्स इशू हुए हैं? मैंने कहा सर 12,000। उन्हें पार्टनर ने दूसरा सवाल सेल वाले से पूछा आपके पास कितने यूनिट्स की सेल आ रही है? उसने कहा 10,500। पार्टनर ने कहा 1,500 यूनिट्स किधर गए? अब मैं लदा कसमें खाऊं कि सर मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, सेल वाला लदा कसमें खाए, पार्टनर दोनों की क्लास की ठीक था। अच्छा, देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल, ये फर्क आपको बता रहा हूं पार्टनर के ओवरऑल रिव्यू में और जो इंडिविजुअल काम करे, इंडिविजुअल तो अपना सिर्फ एरिया देखेगा, पार्टनर फाइनेंशियल में देखने, उन्होंने कहा भाग जाओ दोनों, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। और फिर गए क्लाइंट के पास, पता चला वो उन्होंने कुछ प्रोपोर्शनल स्कीम लॉन्च की थी जिसमें कुछ सेट्स फ्री दिए गए थे। ये जो था जो मतलब फर्क 1,500 का, वो फ्री सेट्स का था, फिर उसकी अप्रूवल वगैरह लेके आए। ठीक है, पहले हमें नहीं पता था इसका, लेकिन क्या इस तरह का पार्टनर को एक कंपोनेंट इंडिविजुअल दूसरे के साथ मैच करके देखना चाहिए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल, यही होता है ओवरऑल कंक्लूजन का मकसद, कि इंडिविजुअल एरियाज में हर अपना पार्टनर ने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना। तो कुछ समझ आया आपको? प्रैक्टिकली एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होते हैं, इनके स्टेप्स क्या है? ठीक है, प्रोबेबली आईकैप इसमें से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। पुराने जमाने में क्वेश्चन बड़ा पूछता था, सब्सटेंटिव एनालिटिक परफॉर्म करना क्या स्टेप्स होंगे, हम चारों के चारों खड़का देते थे। अब वो उनमें से कोई एक स्लाइड करके पूछेगा कि बताओ रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, बताओ प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होगी। तो आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, इसको इंडिविजुअल स्टेप लेवल पे टेस्टिंग कर सकता है क्या? हरियार जी, चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।